Good morning everyone. Welcome to Stay Scholar. My name is Chitra Varun and here we are discussing Lucent GK's Biology in हिंदी। यहाँ पर हम जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मानव रक्त। So let's start with the topic. मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। तो जानते हैं मानव रक्त होता क्या है। बेसिकली हमारी बॉडी में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और वो हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक पदार्थ प्रोवाइड कराता है। अलग अलग ऑर्गन्स को पोषक पदार्थ प्रोवाइड करने का काम करता है, प्लस ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको निकालने का काम करता है, राइट। तो मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। सबसे पहले हमें याद रखना है ये क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है और वो भी कौन सा, तरल वाला, राइट। तो आप कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर तरल संयोजी उत्तक। मानव शरीर के में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7% होती है। कितनी परसेंट होती है, 7% होती है। जितना भी मनुष्य का भार होगा उसमें से 7% क्या हो गया, उसके अंदर 7% हो गया रक्त, राइट। रक्त एक क्षारीय विलयन है, ये बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक यानी कि क्षारीय, जिसका पीएच का मान 7.4 होता है। 7 से ऊपर हुआ तो क्या हो गया, बेसिक, राइट। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक जो अगर हम एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, मेल की बात करेंगे यानी कि वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं, 5 से 6 लीटर रक्त है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करेंगे तो आधा लीटर रक्त कम होता है, यानी कि 4.5 से आप कह सकते हो या 4.5 से 5.5 लीटर तक रक्त किसमें होता है, महिलाओं में होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड कार्पोसेल्स। जितनी भी सेल्स होती हैं वो रुधिराणु कहलाती है। प्लाज्मा की बात करेंगे, प्लाज्मा क्या ऐसा होता है, एक तरल पदार्थ है। जैसे कि आप मान लो आपका रुधिर है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक भाग हो गया ठोस भाग जिसके अंदर आपकी ब्लड सेल्स आ जाएंगी और जो तरल भाग होगा उसको आप क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। और रक्त का लगभग कितना % भाग होता है, 60% भाग कहलाता है। इसका 90% भाग जल, और इसमें जो रक्त का टोटल कितना हुआ, प्लाज्मा 60% हुआ। और 60% में भी 90% क्या है, इसमें पानी है, 7% प्रोटीन है और 0.9% लवण है, 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो कौन सा पार्ट है, तो तरल भाग बोलेंगे। अजीवित होता है, उसके अंदर प्रोटीन होती है, लवण होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। और कितना, 90% जल होता है उसके अंदर, राइट। अब हम बात करेंगे रुधिराणु की। प्लाज्मा के कार्य की बात करते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। जो भी हमारा पचा हुआ भोजन है और पचे हुए भोजन में जो न्यूट्रिशन निकला है, जो पोषक पदार्थ है वो, और हार्मोन का जो शरीर में इधर उधर बहना यानी संवहन होना या दूसरे ऑर्गन्स तक जाना या किसी भी बॉडी के पार्ट में जाना, वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। सीरम, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम बोला जाता है, ठीक है। तो सीरम क्या हो गया, फाइब्रिनोजन नाम की एक प्रोटीन है, उसको निकाल दो प्लाज्मा के अंदर से तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, सीरम कहलाता है। अब बात करेंगे हम ब्लड कार्पोसल्स के बारे में। ब्लड कार्पोसल यह रक्त का शेष 40% भाग होता है, ठीक है। तो रक्त का 60% क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। बचा कितना, 40%। 40% क्या हो गया आपके, ब्लड कार्पोसल यानी कि रुधिराणु हो गए। अब रुधिराणु भी 3 भागों में बटे होते हैं। एक होता है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा हो गया रक्त विमाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। तो एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले आरबीसी की बात करेंगे यानी कि लाल रक्त कणिका की बात करते हैं। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। उभयावतल का मतलब देखो क्या होता है कि बीच में से वो दबा हुआ है और साइड उसकी उभरी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप एक अवतल ले लो, ठीक है। एक आप अवतल देखो और उसमें देखो कि आपका बीच वाला कंप्रेस्ड है यानी प्रेस्ड हुआ है और ऊपर से वो क्या है, फूली हुई है, ऊपर से उभरा हुआ भाग है उसका। इसमें क्या होता है, अब आपको शेप ये याद रखनी है, उभयावतल होती है, राइट। इसमें केंद्रक नहीं होता, यानी कि जो केंद्रक क्या होता है, सेल में क्या होता है, बेसिकली केंद्रक होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं होता। अपवाद क्या है, ऊंट और लामा की जो ऊंट और लामा जो होते हैं बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं, स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं और उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है।
तो यूजुअली आप अगर सब एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आरबीसी जो होती है, मानव रक्त जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं पाया जाता। लेकिन अगर वहां पूछ लिया जाता है ऊंट और लामा में केंद्रक होता है उनकी आरबीसी में, तो आप बोलेंगे यस होता है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, राइट। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो बेसिकली देखिए, बोन मैरो क्या हो गई, अस्थि मज्जा, यानी कि बोन के अंदर आपके बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, वहीं पर क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। बेसिकली आरबीसी के निर्माण के लिए प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए। इनकी कमी हो जाती है तो आप क्या कहते हैं, एनीमिया हो गया, यानी कि आरबीसी नहीं बन रही है और एनीमिया बोला जाता है उसको, ठीक है। भ्रूणावस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। अब जब जो छोटे बेबीज होते हैं, जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जो पेट के अंदर होते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है, उनके अंदर अगर आप पूछोगे कि भाई उन भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी होती है वो कहाँ बनती है, तो आप बताएंगे यकृत और प्लीहा यानी कि लिवर और स्प्लीन में बनती है। इनका जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, लिवर और प्लीहा में। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्र कहा जाता है, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कौन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कौन कौन है, आप बताएंगे लिवर और स्प्लीन, राइट। जो रक्त का कलर होता है वो लाल किस लिए होता है, जो ब्लड होता है लाल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन पिगमेंट, राइट। तो इसमें लिखा है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिससे हीम नामक रंजक होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट होता है और वो उसमें हीम नामक एक रंजक होता है। देखो हीम प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में, राइट। और वही क्या करता है, बेसिकली लाल रंग का जो कलर होता है ब्लड को वो देता है, ठीक है। और इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है। जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो आयरन युक्त प्रोटीन होती है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। जो ग्लोबिन होता है बेसिकली, देखो हीम हो गया, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट हो गए, एक हो गया हीम प्लस दूसरा पार्ट कौन सा गया, ग्लोबिन। हीम क्या है, हीम इज अ पिगमेंट जो कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, रक्त को लाल रंग प्रोवाइड करता है। ग्लोबिन क्या हो गया, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, लोह युक्त प्रोटीन यानी आयरन युक्त प्रोटीन है। और वो क्या करती है, बेसिकली उसके अंदर क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखती है, ठीक है, उससे बाइंड करती है, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन एंड CO2 का ब्लड के थ्रू। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हिमेटिन होता है। अब इसमें लोह यौगिक जो होता है वो कौन सा होता है, हिमेटिन होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है, ठीक है। तो एक काम अगर आरबीसी का पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाता है कि आरबीसी का काम क्या है, तो आप बताएंगे CO2 जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होती है उसको लाने ले जाने का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को तो वो हर कोशिका में लेके जाएगा और हर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लेके जाता है, लंग्स की तरफ लेके जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता होने लगती है। अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, यानी कि रक्त क्षीणता हो जाएगी। सोते वक्त आरबीसी 5% से कम हो, सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। एवं जो लोग 40 to 100 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमेटोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अब देखिए, जो हम जैसे सो रहे हैं तो उस अवस्था में जो हीमोग्लोबिन आरबीसी की जो मात्रा होगी और जो जगे हुए व्यक्ति में आरबीसी की मात्रा होगी, उन दोनों में फर्क होता है। कैसे, सोते वक्त में जो होता है आरबीसी वो क्या होता है, 5% कम हो जाता है, लेकिन जगे हुए में आरबीसी की मात्रा क्या होती है, जितनी ये कम बता रहा है उससे अधिक हो गई, ठीक है। और जो ऊंचाई पर होने वाले, जैसे ऊंचाई पर क्या होता है कि जैसे ये लिखा हुआ है 4200 मीटर की ऊंचाई पर जो लोग होते हैं उनमें आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो सबसे ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल वहां पर कम हो गया, ऑक्सीजन प्रेशर कम हो गया। अब ऑक्सीजन कम हो गई तो ऑब्वियसली हमारी जो आरबीसी जितनी एट द मोमेंट हमारी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, वो क्या है, कम ऑक्सीजन को कैरी करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन ही कम हो गई, ठीक है। तो इसका एक तरीका क्या है बैलेंस करने का, कि आरबीसी की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या हो गया, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो कम है
उसको ज्यादा आरबीसी लेके जाएगी, तो ज्यादा ज्यादा अगर अणु हो जाएंगे आरबीसी के तो ज्यादा ऑब्वियस ही बात है ज्यादा आरबीसी प्रेजेंट होगी, ज्यादा क्वांटिटी या फिर आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, आरबीसी की वृद्धि ज्यादा हो गई है, तो हीमोग्लोबिन भी वो ज्यादा कैरी करे, सॉरी वो ऑक्सीजन भी ज्यादा कैरी करेगी और ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से आरबीसी की मात्रा हमारी बॉडी में क्या हो गई, बढ़ जाती है। तभी तो वहां के लोगों के चीक्स हमेशा कैसे दिखते हैं, रेड दिखते हैं ना, आपको गाल दिखेंगे उनके रेड, नोज दिखेगी रेड, क्यों? क्योंकि उनकी आरबीसी हमेशा जो हमारे जो समतल वाले जो भूमि पर लैंड पे रहते हैं उनसे ज्यादा होती है, उनकी माउंटेन पे रहने वालों की, राइट। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीसी की जो संख्या है, अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी कैसे ज्ञात की जाती है, तो आप बताएंगे हेमेटोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, ठीक है। हेमेटोसाइटोमीटर एक प्रकार का उपकरण होता है जिससे हम आरबीसी की संख्या को पता लगा सकते हैं। थैलेसीमिया रोग में लाल हृदयाणु नहीं बनते। अब थैलेसीमिया जो रोग होता है उसके अंदर आरबीसी नहीं बनते हैं, राइट। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइड भी बोलेंगे या श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है, इसमें केंद्रक रहता है। अब इसकी जो संरचना होती है, उस आरबीसी की संरचना कहती है कैसी होती है, उभयावतल होती है। इसकी कैसी होती है, अमीबा के समान। अमीबा आपने देखा होगा, प्रोटोजोआ जो एनिमल होते हैं किस तरीके के होते हैं अमीबा, ठीक है, शेप चेंज करते रहते हैं अपनी, और उनमें बहुत सारे सूडोपोडियाज निकले रहते हैं, ठीक है। अमीबा के समान होती है और इसमें केंद्रक कैसा होता है, केंद्रक रहता है इसमें, राइट। आरबीसी में तो केंद्रक नहीं होता है एक्सेप्ट ऊंट और लामा, लेकिन इसमें क्या होता है, सभी में केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है इसका निर्माण, बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और कभी कभी ये कहाँ होता है, लिवर और स्प्लीन में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का, यानी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आरबीसी। आरबीसी का कितना होता है, 2 से 120 दिन मैक्सिमम, राइट, और इसमें 2 से 4 दिन होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों से संक्रमण बचाना है। जो आरबीसी बेसिकली श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी, उसका काम क्या होता है, हमको रोगों जैसे रोग हो जाता है तो तब रोग होता है तो इनकी संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, सो दैट दे कैन सेव अस फ्रॉम दीज डिजीज। वो संक्रमण से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई, जो भी हम पे अटैक करेगा उसी को ये फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी से निकालने का काम करती है। एंड डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल जो सबसे ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी में बहुत सारी कणिकाएं होती हैं जिनमें से न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, और न्यूट्रोफिल्स क्या 60 to 70% होती है, और इसका काम क्या होता है, जीवाणु तथा रोगाणुओं का भक्षण करना, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको खाने का काम करती है। अब आता है तीसरा पार्ट, रक्त बिम्बाणु या ब्लड प्लेटलेट्स। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है, यानी कि ये किसमें होता है, सिर्फ मनुष्य और दूसरे जो मैमल्स हैं स्तनधारी हैं उनके रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, और इसमें जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन, यानी डब्ल्यूबीसी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है, यानी स्प्लीन में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। अब जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं या थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं या रक्त बिम्बाणु, उनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रक्त में थक्का बनाने में मदद करना। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। आपने डेंगू ज्वर पढ़ा होगा, ये बहुत ही डेंजरस होता है, और ये डेंगू ये मॉस्किटो की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड की प्लेटलेट्स हो जाती हैं, बिम्बाणु होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं और उससे बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब आता है रक्त के कार्य। रक्त के कार्य की बात करेंगे। शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर के रोगों से रक्षा करना होता है। हमारे जो शरीर का तापमान होता है बेसिकली, जैसे रक्त क्या है, फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है। हमारे शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, रक्त करता है, और शरीर को रोगों से रक्षा करने का काम करता है। और रक्त में स्पेशली कौन सी कणिका है जो हमको रोगों से लड़ने में मदद करती है, वो है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। शरीर के वातावरण को कैसा बनाती है, स्टेबल बनाती है, स्थायी बनाती है, और जितने भी घाव जैसे हमारी बॉडी में हो जाते हैं तो उनको भरने का काम भी यही करती है। और क्या करता है, रक्त का थक्का बनाना। जैसे कि अगर हमारा ब्लड लॉस हो जाए, कहीं से इंजरी हो जाती है, अगर ब्लड निकलने लग जाता है, अगर उंगली कट जाती है, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद ब्लड अपने आप ही रुक जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। और वो किस वजह से होता है, ब्लड ये प्लेटलेट की वजह से होता है, राइट।
अब आता है O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ या हार्मोन का संवहन करना। देखो रक्त का जो मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 को, देखो ऑक्सीजन को तो या कोशिकाओं पे ले जाता है, ठीक है रक्त, और वापस वहां से CO2 को वापस लाके कहाँ छोड़ता है, लंग्स में छोड़ता है, और लंग्स से वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है, क्या बोलते हो आप हिंदी में, ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। पचा हुआ भोजन, उसमें जो पदार्थ निकले, पोषक पदार्थ निकले, उनको पहुंचाने का काम करेगा बॉडी के प्रत्येक भाग तक, कौन करता है, रक्त करता है। उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों को निकालने में भी रक्त मदद करता है, हार्मोन का संवहन भी करता है, हार्मोन को भी ले जाता है एक से दूसरे स्थान पर। लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करने का काम कौन करता है, रक्त करता है। अब यहाँ पर एक ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है, रक्त का थक्का बनाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी हुई है। सबसे पहले देखो ये क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है प्लस प्रोथ्रोम्बिन, और ये कैल्शियम के साथ मिलके क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है, राइट। यहाँ पर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन दिया हुआ है वो भी एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। जब हमारी सेल में कोई डैमेज होता है, डैमेज्ड सेल होती है, तो ये निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कहाँ से निकलता है, ये प्लेटलेट से निकलता है, और उसके बाद ये प्रोथ्रोम्बिन नामक तत्व को किसमें चेंज कर देता है, थ्रोम्बिन में, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। यानी कि कैल्शियम जरूरी है यहाँ पर, राइट, ब्लड क्लॉटिंग में। अब थ्रोम्बिन जो बना वो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से जुड़कर क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन जो होता है ब्लड कार्पोसल्स के मिलके क्या बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्लेटलेट से निकलता है, रक्त बिंबाणु से निकलता है, और वो क्या बना, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम के प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंस में। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, फाइब्रिन बनाएगा, ठीक है, फिब्रिन या फाइब्रिन बोल सकते हो आप इसको। और फिब्रिन जो होता है वो ब्लड कार्पोसल यानी आरबीसी के साथ मिलके एक क्या बना लेगा, ये फाइब्रिन क्या है, बेसिकली एक जाल जैसी प्रोटीन, जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और उसके साथ अगर आरबीसी आके आ जाए उस जाल के ऊपर सपोज, तो वो क्या बन गया, क्लॉटिंग हो गई वहां पे, यानी कि वो जाल कोगुलेट हो गया, यानी कि वो जाल में क्या हो गया, आरबीसी चिपक गई है और वो जाल बहुत हैवी हो गया, और वही क्या कहलाता है, आपका रक्त का थक्का कहलाता है। और वहां से क्या हो गया, ब्लड लॉस होना स्टॉप हो जाता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है, अक्सर ये पूछा जाता है कि ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो आप बताएंगे विटामिन के। और अगर पूछा जाए कि ऐसा कोई मिनरल है जो कि ब्लड का रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, तो आप बताएंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम आपको याद रखना और विटामिन के याद रखना है, ठीक है। अब जो ये प्रोथ्रोम्बिन है जो कि मेन घटक है इसके रक्त के, ठीक है, और फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन्स जो होती है ये कहाँ बनती है, यकृत में बनती है, और किसकी सहायता से बनती है, विटामिन के की सहायता से। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो रक्त का थक्का है वो किसकी वजह से बनता है, विटामिन के की वजह से बनता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिनोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा कैस्केड आपको एक बार याद रखना है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन को क्या कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन क्या है, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके साथ आरबीसी कनेक्ट होते हैं, और आरबीसी के बाद वो क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मनुष्य के रक्त, यानी कि इसी के अंदर है ये मानव रक्त के ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुप बेसिकली होता है, वो किसने खोजा था, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 में नोबेल प्राइज मिला था आफ्टर 30 इयर्स, ठीक है। तो रक्त की ये पूछा जा सकता है कई बार कि रक्त की जो रक्त समूह, बेसिकली ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टेनर की थी। मनुष्य के रक्त को भिन्नता का प्रमुख मुख्य कारण लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। जो हमारा बेसिकली जैसे हम कहें ना कि जो हम कहते हैं कि जैसे ये ए है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये डी ब्लड ए है, बी है, ए बी है, या ओ ब्लड ग्रुप है, किसकी वजह से होगा, तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ आरबीसी में हमारे क्या होती है, एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और उसे ही हम
उसमें क्या होती है, भिन्नता होती है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, अलग अलग है। भिन्नता मतलब आरबीसी के अंदर देखिए, आरबीसी के अंदर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है और वो क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है हर एक मनुष्य में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। इसी कारण क्या होता है, हर एक इंसान का क्या होता है, ब्लड ग्रुप अलग होता है, ठीक है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एंड बी। एंटीजन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन कह लो या एंटीजन कह लो, क्या हो गया, दो प्रकार के हो गए, एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। अब अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, अगर ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे रुधिर का वर्ग क्या हो गया, ए हो गया, रुधिर वर्ग ए हो गया। सपोज ये एक आदमी है, एक नंबर का एक आदमी है, एक नंबर मान लीजिए दिस इज फर्स्ट पर्सन, एक मानव है जिसके अंदर एंटीजन क्या है, जिसके ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर एंटीजन क्या है, ए है, तो उसका आप बोल दो क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है। अगर दूसरा मनुष्य खड़ा है यहाँ पर, उसका एंटीजन बी है, तो आप कहोगे उसका रुधिर वर्ग क्या है, बी है। तीसरा है जिसमें एंटीजन ए भी दोनों होते हैं, ऐसी भी आरबीसी होती है जिसके अंदर ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, उसका रुधिर वर्ग क्या हो गया, ए बी हो गया। जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं है, तो आप कहेंगे उसका रुधिर वर्ग क्या हो गया, ओ हो गया। सिंपल है ना, इजी सी बात है। देखो एक मनुष्य है, उसमें क्या है, ए टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है, तो आप कहोगे ए ब्लड ग्रुप है। बी वाले में क्या है, बी ब्लड ग्रुप है। ए बी प्रेजेंट है, तो आप कहोगे ए बी ब्लड ग्रुप है। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो आप कह दोगे उसमें रुधिर वर्ग ओ है। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण, राइट। अब देखिए यहाँ पर रुधिर वर्ग एंटीजन ए है, तो इसमें कौन सी इसमें केवल यहाँ एंटीजन क्या होगी, देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आप बोलोगे एंटीजन ए है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या होगी, बी होगी। देखो अगर ए हो जाएगी, ए तो हो नहीं सकती इसके साथ, ठीक है, क्या होगी, अपोजिट होती है। सिर्फ आप ये बात याद रखो, जिसके अंदर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए है, और उसके अंदर एंटीबॉडी पूछ ले तो क्या बताओगे, बी हो गई। उल्टा बताओ उसका, ठीक है, ए का बी कर दो अपोजिट। अगर बी ब्लड ग्रुप वाला है तो एंटीजन क्या हो गई, ऑब्वियसली बी है, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो गई उसकी, ए हो गई, ठीक है। अगर ए बी है तो आप बोलोगे उसके अंदर एंटीबॉडीज ही नहीं है, पर एंटीजन क्या है, ए एंड बी दोनों है। ओ है तो आप बोलोगे उसके अंदर एंटीजन कोई नहीं है, लेकिन उसके अंदर ए व बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी है। तो बहुत ईजी है, ये इसके अपोजिट होता है, राइट। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। यही बात लिखी है इसने कि अगर एंटीजन, जो भी एंटीजन होगी उसके अपोजिट एक प्रोटीन होती है, वो किसमें होती है, रुधिर प्लाज्मा में होती है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। अगर ए ऑब्वियसली ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में। अगर बी एंटीजन है रुधिर में तो आप कहेंगे इसमें केवल ए प्लाज्मा में क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। ए बी है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, राइट। तो एंटीबॉडीज कितने प्रकार की हो गई, ए और बी प्रकार की हो गई, राइट। अब आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीजन ए व एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी व एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। ये आपको यह भी मैंने बताया था कि जो एंटीजन ए है वो एंटीबॉडी ए के साथ नहीं रहती। तभी तो देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन में क्या दिखाया इन लोगों ने, केवल ए एंटीजन है तो यहाँ पर उल्टी यानी कि बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ए के साथ नहीं रह सकती, बी के साथ नहीं रह सकती, यही बात लिखी है इन्होंने। दोनों ऐसा दोनों होने में आपस में मिलकर क्या अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, यानी कि कोगुलेट कर देते हैं, एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो जाती है, यानी कि अभिश्लेषण। देखो आपस में चिपक जाएंगे तो क्या होगा, रुधिर आपका कैसा हो जाएगा, चिपचिप और क्लॉटिंग बन जाएगी उसमें, और क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो जाएगी। और एग्लूटिनेशन हो गया तो समझ लो कि क्या हो गया, कि आपका रुधिर ढंग से काम नहीं कर रहा, और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ऐसा होने पर आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण, ये हिंदी में अभिश्लेषण है, लेकिन इंग्लिश में ये बहुत ईजी है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि अगर एक जैसी एंटीबॉडी या एंटीजन प्रेजेंट होगी ब्लड में तो आपस में चिपचिपाहट हो जाएगी और ब्लड का थक्का बन जाएगा। रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिसमें रक्त का एग्लूटिनेशन ना हो। इसलिए रक्त जैसे ए वाले को ए का कभी नहीं दे, सॉरी ए वाले का रक्त किसको देते हैं, ए वाले को देते हैं, बी वाले का बी को देते हैं, राइट। ऐसे होता है, ठीक है। नहीं तो उल्टा करेंगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा, अब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं। ये सभी को रक्त दे सकता है। क्यों दे सकता है वो, क्योंकि इसके अंदर
कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर क्या है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इससे कोई एंटीबॉडी क्रिया ही कर ही नहीं सकती क्योंकि एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी अभिश्लेषण वाली। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता, ए बी को सर्वग्राहता यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इसमें ओ में तो कोई एंटीजन नहीं होती और बी में क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो दोनों क्या है, किसी में भी दे दो, किसी को भी दे दो इनका रक्त, सॉरी ओ का किसी को भी दे दो, लेकिन जो ए बी वाला है वो किसी से भी ले सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि जो ओ होता है दैट इज यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, सभी को रक्त वो दे सकता है। और ए बी क्या है, सर्वग्राहता यानी सभी से रक्त ले सकता है। अब आता है आरएच फैक्टर की बात करेंगे। आरएच फैक्टर सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर व विनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इसमें रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया। तो सबसे पहले आरएच फैक्टर था, एक प्रकार का एंटीजन है, उसका पता किस में लगा था, सबसे पहले रिसस नाम के मंकी में लगा था, इसीलिए इसको आरएच फैक्टर कहा गया। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त आरएच सहित यानी आरएच पॉजिटिव कहलाता है। जिनमें नहीं पाया जाता उनका रक्त क्या कहलाता है, आरएच नेगेटिव। तो ये एक अलग टाइप का एंटीजन है जो कि खोज किसमें हुई, 1940 में इसकी खोज हुई थी, और वो सबसे पहले किसमें पाया गया था, रिसस नाम के मंकी में पाया गया था, राइट। रक्त आदान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव का रक्त एवं आरएच नेगेटिव को आरएच नेगेटिव का रक्त दिया जाता है। ठीक है, तो ये इजी है, आरएच पॉजिटिव वाला आरएच पॉजिटिव से लेगा, आरएच नेगेटिव वाला आरएच नेगेटिव को देगा। ठीक है, यदि आरएच पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त आरएच नेगेटिव रक्त वाले वर्ग को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु दूसरी बार इसी प्रकार का रक्तदान किया जाए तो अभिश्लेषण यानी कि एग्लूटिनेशन के कारण आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी इतना खतरनाक हो सकता है अगर हम आरएच पॉजिटिव वाले वर्ग का रक्त आरएच नेगेटिव वाले रक्त को दे दे। तो पहली बार में तो कोई वो नहीं होगी प्रॉब्लम, लेकिन दूसरी बार में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, राइट। तो ये क्या है, देखिए, अगर सपोज यहाँ लिखा है यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त आरएच नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले प्रावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम स्थान के बाद ही संतान होने पर होता है। अब देखिए, सपोज किसी की माँ है, अगर सपोज उसका क्या है, ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका, आरएच नेगेटिव। अगर किसी माता का रक्त क्या है, आरएच नेगेटिव है, और उसका जो फर्स्ट बेबी है उसका क्या है, आरएच पॉजिटिव है। तो आरएच पॉजिटिव क्या है, एंटीजन। तो ऑब्वियसली अगर वो ब्लड जो होता है आरएच नेगेटिव है माता का और बच्चे का है आरएच पॉजिटिव, तो बच्चे का जो रक्त है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, माँ के रक्त से मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगी कि एंटीबॉडी बन जाएगी उसके अगेंस्ट। ये क्या है, एंटीजन है, और एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बन गई है, तो आरएच पॉजिटिव क्या बन गई है, एंटीबॉडी बन गई है। ठीक है, तो पहली जो गर्भावस्था होती है या पहली डिलीवरी होती है उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसी टाइम पे थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है। जब बच्चे को बाहर निकालते हैं, प्लेसेंटा जो बेबी का ब्लड होता है, जब प्लेसेंटा को कट करते हैं तो जो बेबी का ब्लड होता है वो मदर के ब्लड से जाके थोड़ा सा मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां क्या डेवलप होगी, एंटीबॉडी। तो पहली अवस्था में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब दूसरा बेबी होगा तो वो क्या है, वहां पर एंटीबॉडी माँ की डेवलप हो गई है। ठीक है, इसके अगेंस्ट आरएच नेगेटिव के अगेंस्ट क्या डेवलप हो गई है, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है। तो दूसरा बेबी जब होगा तो उसे दिखाई देगा जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, वो सोचेंगे कि यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो आरएच नेगेटिव बेबी दोबारा, अगर दूसरा बेबी भी आरएच नेगेटिव है तो उसके जाके वो क्या करेंगे, उसके एंटीजन पे अटैक कर देंगे, यानी कि उसके रक्त पे अटैक कर देंगे, और वहां पर ब्लड कोगुलेशन की रिएक्शन हो जाएगी और वो बेबी क्या होगा, मर जाएगा ब्लड कोगुलेशन से। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। जैसे माता का रक्त क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव है। बच्चे का रक्त क्या है, आरएच पॉजिटिव है। तो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव पहले प्रेगनेंसी में नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, थोड़ी सी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की। तो जो आरएच पॉजिटिव वाला बच्चा है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है वो माँ के रक्त में चली गई है एंटीबॉडीज, ठीक है। अब जो नेगेटिव वाला दोबारा से बच्चा आएगा तो वो ये सोचेंगे ना एंटीबॉडीज की दिस इज अ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, उनको क्या लगता है कि एंटीजन अगेंस्ट है तो फॉरेन, वो तो बन गई है, डेवलप हो गई मेमोरी ऑलरेडी, तो वो उसको क्या करेगी, उस पर अटैक करेंगे उस बेबी के
रक्त पर यानी कि ब्लड पे, और वहां पर जाके उसकी ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी, और डिस्ट्रॉय करेंगी तो वहां क्या होगा, ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा और बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे समझना है हमें, जो पहली संतान होती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दूसरी संतान में उसको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बेबी मर जाता है। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह, माता पिता का रक्त, बच्चों के संभावित रक्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर माता पिता का रक्त समूह ऐसा है तो बच्चे का क्या हो सकता है। देखो ओ है तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा, ABOB। यहाँ देखिए माँ और पापा यानी कि माता और पिता के ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं। अगर ओ है तो संभावित जो ब्लड ग्रुप हो सकता है क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड यानी कि असंभावित है। AB ये इस तरह का ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। OA है तो ऑब्वियसली अगर माँ बाप का क्या है, OA है तो OA ही हो सकता है बच्चों का, लेकिन ये असंभावित दिए हुए हैं। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए किस तरीके, अगर OB है तो OB होगा, OAB है तो AB होगा, AA है तो AO हो सकता है, AB है तो इस तरीके से ये चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ब्लड टॉपिक खत्म होता है, मानव रक्त खत्म होता है, और नेक्स्ट वी विल स्टार्ट मानव शरीर के तंत्र। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, सारे जो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम है, ये सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच।